हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का क्लासिक राइड विद सुशांत के एक और सफ़रनामे में। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को और आपके परिवार को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों मैं जानता हूँ काफ़ी समय बाद मेरा मोटो ब्लॉग आ रहा है। मैं कुछ अपने पर्सनल रीज़न्स की वजह से कहीं बिज़ी था, तो ये सफ़रनामा शुरू करते हैं। दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज दिन है सैटरडे, तारीख है 7 जनवरी। और समय की बात करूँ तो तकरीबन 5:15 बज रहे हैं। और मौसम की बात करूँ दिल्ली के मौसम की, तो जनवरी का महीना है तो आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री, और मतलब पूछिए मत आप। मैं कई बार ये जिक्र कर चुका हूँ कि दिल्ली का हर जो मौसम है वो एक्सट्रीम रहता है। गर्मी भी जब पड़ती है तो 45-48 डिग्री, बारिश भी होती है तो ठीक ठाक झमाझम बारिश भी होती है। यमुना का स्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर बहने लग जाता है। और जब ठंड पड़ती है तो भाइयों पूछो मत कैसे दिन कट रहे हैं यार। मतलब खैर ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ नया है, हर साल जो है ये होता है। दिसंबर मिड के बाद और जनवरी एंड तक थोड़ा जो है कड़ाके भरा मौसम रहता है, ज़बरदस्त। अभी माहौल है ठंड एकदम, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जैकेट वैकेट पहनी है। खैर ये रहा मौसम का हाल, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों ये सफ़रनामा जो है इसमें हम बात करेंगे अपनी क्लासिक के बारे में, अपनी जो क्लासिक 350 है रिबॉन। क्यों ये बात करेंगे हम इस बारे में, वो इसलिए क्योंकि अपनी क्लासिक ने जो है 5000 किलोमीटर पूरे करनी है। अगर आपको मीटर में नज़र आ रहा है 5161 एंड रनिंग। तो 5000 किलोमीटर पूरे होने पर मैंने सोचा एक ओनर रिव्यू वीडियो बनाई जाए। और रिव्यू वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा मोटो व्लॉगिंग ही की जाए, जैसे मैंने पहले की थी जब मैंने 2000 किलोमीटर पूरे होने के बाद रिव्यू वीडियो अपनी डाली थी अपनी क्लासिक के लिए। तो मोटो व्लॉगिंग करते करते, क्योंकि अपना चैनल मोटो व्लॉगिंग के ऊपर है, तो मोटो व्लॉगिंग तो अपना कोर है, अपना बेस है, तो मोटो व्लॉगिंग कैसे छोड़ सकते हैं। तो रेड लाइट है, रेड लाइट पार करने के बाद आपसे गपशप जारी रखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, ये होगी एक ओनर रिव्यू वीडियो। मैं अपना ऑनेस्ट जो है ओपिनियन, अपना रिव्यू दूंगा अपनी क्लासिक के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही है। जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास है क्लासिक 350 रिबॉन सिग्नल्स एडिशन मार्च ग्रे, और ज़बरदस्त ये बाइक है। और जैसे कि इस बाइक को 5000 किलोमीटर पूरे हुए हैं, 5000 किलोमीटर पूरा करने में मुझे लगे, आप कह सकते हैं एग्जैक्ट 8 महीने। मुझे 1 मई को ये बाइक डिलीवर हुई थी, और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही जो है इसके 5000 किलोमीटर पूरे हुए। तो 8 महीने मुझे लगे, और ज़बरदस्त सफ़र रहा। दोस्तों एक और रेड लाइट है, तो इस रेड लाइट को पार करके फिर आपसे गपशप जारी रखते हैं। तो दोस्तों 5000 किलोमीटर के अंदर मैं इस बाइक की 2 बार सर्विस करवा चुका हूँ। 2 फ्री सर्विस हो चुकी हैं। पहली सर्विस जो रॉयल इनफील्ड बोलता है वो कहता है कि आप 500 किलोमीटर पूरा होने पर या फिर 30 डेज़ पूरा होने पर, जो भी चीज़ पहले हो उस पर आप फर्स्ट फ्री सर्विस करवाइए। तो मैंने ये फ्री सर्विस करवाई थी तब फर्स्ट। देन उसके बाद सेकंड फ्री सर्विस रॉयल इनफील्ड बोलता है 6 महीने पूरे होने पर या 5000 किलोमीटर पूरे होने पर। तो 6 महीने मेरी बाइक के पहले पूरे हुए थे, तो मैंने इसकी सेकंड फ्री सर्विस भी करवा ली थी। और इसके अलावा जो है मैं 2 बार अपनी जो बाइक की चेन है उसको क्लीन और ल्यूब करवा चुका हूँ, और रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर से ही मैं करवाता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको अपडेट दे दूँ कि मैंने अपनी बाइक पे कोई भी बाहर से, मतलब आफ्टर मार्केट या मतलब आफ्टर परचेज़, मैंने कोई भी एक्सेसरीज़ मतलब मार्केट मतलब रॉयल इनफील्ड के अलावा कहीं और से मैंने कुछ भी अपनी बाइक पर नहीं करवाया है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम पंचर, बाइक जब पंचर हुई है तो ज़रूर जो है मैंने ऑब्वियसली आपको कोई लोकल मैकेनिक ही पकड़ना पड़ता है, पंचर वाला ही पकड़ना पड़ता है जो भी नियरेस्ट आपके हो। बट उस पर भी एक टिप मैं आपको दूंगा कि जब आप अपनी बाइक का पंचर लगवाएं तो उसके बाद आप क्या करें ताकि
आपकी बाइक में कोई इशू ना रहे, क्योंकि मैंने वो ट्रबल फेस करा है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। खैर ये रेड लाइट पार कर लेते हैं, देन फिर गपशप अपनी जारी रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी बाइक को 5000 किलोमीटर पूरा करने में 8 महीने का वक्त लगा। 2 फ्री सर्विस इसकी मैं करवा चुका हूँ। उसके अलावा 2 बार मैं चेन को क्लीन और ल्यूब करवा चुका हूँ, जो कि ज़रूरी है। मैंने रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में ही पूछा था और वहीं से मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हर 1000 किलोमीटर पर आप अपनी चेन को जो है क्लीन और ल्यूब करवाएं, ताकि आपकी चेन की जो लाइफ है वो बरकरार रहे सही तरीके से। कहीं आपका चेन किसी दिन पता चल रहा है आपने ल्यूब और क्लीन नहीं करा रखी और उस पर जंग लग रहा है या वो ढीली हो रही है, क्योंकि जब आप चेन क्लीन और ल्यूब कराते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी चेन को टाइट भी कर देता है अगर चेन ढीली रहती है तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा आपको कि आप हर 1000 किलोमीटर पूरा होने पर अपनी बाइक को, चाहे कोई भी आपकी बाइक हो, ज़रूरी नहीं कि रॉयल एनफील्ड, कोई भी आपकी बाइक हो, अपनी बाइक को जो है क्लीन और ल्यूब ज़रूर करवाएं। मैं जैसे मैं बताया है आपको कि मैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से ही करवाता हूँ अपनी बाइक की चेन को क्लीन और ल्यूब। और इवन जो मैंने 2 सर्विस भी कराई हैं मेरे घर के नियर बाय ही दावड़ी में जो है रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन है, तो काफ़ी अच्छी सर्विस वो देते हैं, तो मुझे तो बढ़िया लगता है। और चेन क्लीन और ल्यूब कराने में जो है, जो अभी मैंने जब लास्ट टाइम कराई थी तो 184 रुपीज़ उन्होंने चार्ज करे थे, तो जो कि ठीक है। नहीं तो अगर आप चाहें तो आप चेन क्लीन और ल्यूब्रिकेंट ख़रीद के खुद भी कर सकते हैं घर पे। प्रोसेस इजी है और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी हैं, आप देख के फॉलो कर सकते हैं उस प्रोसेस को, तो वो एक चीज़। और दोस्तों, बात करेंगे अब अपनी बाइक के बारे में, जो ये सफ़रनामा रहा 5000 किलोमीटर का और 8 महीने का। तो मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले अपनी बाइक की, जो मैं अपनी बाइक की अपने आपको डिटेलिंग दे देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रीबॉर्न सिग्नल्स एडिशन मार्च ग्रे मेरे पास है, और ये मेरे पास स्पोक व्हील में है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये मेरे पास अलॉय व्हील में नहीं है। कंपनी फिटेड अलॉय व्हील आ रहे हैं रॉयल एनफील्ड के अब, तो जो भाई या जो भी राइडर, मैं स्पेसिफिक भाई नहीं क्योंकि गर्ल्स भी बाइक राइड करती हैं, तो जो कोई राइडर रॉयल एनफील्ड की कंपनी फिटेड, मतलब उनको काफ़ी लोगों को ये शिकायत रहती थी कि रॉयल एनफील्ड की यार कंपनी फिटेड अलॉय नहीं आते हैं, बाहर से लगवाने पड़ते हैं, कुछ कंप्लेंट्स रहती है। तो कंपनी फिटेड अब रॉयल एनफील्ड के अलॉयज़ आ रहे हैं बाइक पे, तो कंपनी फिटेड हैं तो अच्छे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। तो जो भी राइडर कंपनी फिटेड अलॉय व्हील यूज़ करना चाहता है तो उसके उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है। तो मेरे पास स्पोक व्हील है, क्योंकि मुझे स्पोक व्हील पर्सनली मुझे पसंद है, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे अलॉय व्हील कुछ खास नहीं लगते हैं, तो आई लाइक स्पोक व्हील, इसलिए मैंने स्पोक व्हील ली। तो टायर में जो है वो मेरे टायर ट्यूबलेस नहीं है, वो ट्यूब है, तो इसका मुझे खामियाजा जो भुगतना पड़ा, वो 2 बार मेरी बाइक पंचर हो चुकी है इन 8 महीनों में। तो मैं जैसे कि स्पेसिफिकेशन दे रहा था, विद जो है स्पोक व्हील वाली बाइक मेरे पास है, और ड्यूल ABS चैनल है बाइक पे। ठीक है, डिस्क ब्रेक है, तो अच्छी बाइक मुझे ओवरऑल लगी। मेरा एक्सपीरियंस अभी 8 महीने का बहुत अच्छा है रॉयल एनफील्ड का। और मैं जो राइड करता हूँ, मैं जनरली, क्योंकि मैं सिटी राइड ही करता हूँ, मुझे ऑफिस वगैरह जाना होता है। ठीक है, तो मैं इतना मतलब हाईवे पे मुझे इतना मौका मिला नहीं है एक लंबी ट्रिप मारने का। बस मैंने एक ही बार एक लंबी ट्रिप मारी है अपनी इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक से, जो कि मतलब फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी तब जो है मैं गया था। तो वो एक लंबी ट्रिप थी जिस पे बाइक ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया था, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ उस ट्रिप में। तो दोस्तों, थोड़ा ट्रैफिक है, तो इस ट्रैफिक से निकल के फिर अपनी गपशप जारी रखते हैं, क्योंकि बाइक चलती रहती है ना, तो फ्लो बना रहता है, तो गपशप अच्छे से हो जाती है। यहाँ थोड़ा, मैं भी उत्तम नगर टर्मिनल पे हूँ, तो जो लोग दिल्ली और ख़ासकर वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उनको पता ही होगा कि उत्तम नगर साइड में कितना ट्रैफिक रहता है। दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि बाइक बहुत बढ़िया है, मतलब वाइब्रेशन वाला तो कोई इशू ही नहीं है। जो लोग पुरानी क्लासिक से मतलब जिनको शिकायत थी, या रॉयल एनफील्ड की पुरानी बाइक से जिनको शिकायत थी, वो शिकायत तो अब नए यूज़र्स के साथ नहीं है। इसमें वाइब्रेशन का कोई इशू नहीं है, मतलब
80-90 किलोमीटर तक तो मुझे मतलब 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जब मैं चलाता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं आता है। जनरली खैर स्पीड तक हम पहुँच नहीं पाते दिल्ली में, ये कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून होता है कि हम 80-90 की स्पीड में पहुँच जाएँ, नहीं तो 40-50 की हमारी स्पीड रहती है। तो सिटी राइड में बढ़िया बाइक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, सर्विस जब मैंने सेकंड सर्विस के लिए मैं ले गया था बाइक को, तो क्लच उस टाइम तक ज़रूर टाइट हो गया था, ऑब्वियसली वो हो ही जाता। तो सर्विस इसीलिए होती है, जो आपके पार्ट्स कुछ सर्विस मांगते हैं तो उस पर काम किया जाता है। तो रॉयल एनफील्ड ने उस पर बहुत अच्छा काम किया। देन क्लच मेरा काफ़ी स्मूथ हो गया है। बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। अगर बाइक अच्छा खासा 60-70 80-90 की स्पीड में भी चल रही है और आपको ब्रेक मारनी है, ब्रेक अप्लाई करनी है, तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है बाइक, कोई इशू नहीं है। कि आपको ऐसा नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा कि यार अरे बाइक मतलब मैं तेज़ चला रहा हूँ तो मुझे सडन ब्रेक अप्लाई करनी पड़े तो लगेगी नहीं लगेगी। तो ब्रेकिंग बाइक की बहुत अच्छी है, उस पर मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो बाइक की ग्रिपिंग है, मतलब चलाते हुए जो रोड पे जो बाइक फील देती है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मोड़ते टाइम या कभी आप जैसे मैंने क्या अचानक ब्रेक लगाने वाली बात करी, ठीक है, तो आपको कभी वो इशू नहीं आता है, ठीक है। बाइक की ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। और इसके अलावा दोस्तों जो मुझे इस बाइक के बारे में अच्छी बात लगती है कि पहले की क्लासिक के हिसाब से या पहले की रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स आती थी उसके हिसाब से अब जो है डिटेलिंग अवेलेबल है इसके डिजिटल स्पीडोमीटर पर। तो आपको स्पीडोमीटर पे जो है एक तो स्पीड की इन्फॉर्मेशन मिलती ही है, इसके अलावा फ्यूल की इन्फॉर्मेशन आपको इस डिजिटल स्पीडोमीटर पे मिलती है, जो कि क्वेश्चनेबल है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी लोगों ने जो है वीडियो बनाई है, और मेरे को भी ये कंसर्न है कि जो फ्यूल की इन्फॉर्मेशन आती है वो एक्यूरेट नहीं है। आप कभी देखेंगे तो ये दिखाएगा कि 5 डंडे हैं, फिर अचानक वो 3 दिखा देगा, कभी दिखाएगा कि 4 डंडे वो अचानक 2 हो जाएंगे। तो वो एक चीज़ है, बट एटलीस्ट पहले तो इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, अब इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब डिफरेंस ज़्यादा रहता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि 18-20 का फ़र्क रहता है, तो वो मैनेजेबल है। आप यही कह सकते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो आपके स्पीडोमीटर में इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई आपकी टोटल बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद आपका ट्रिप 1 और ट्रिप 2 का ऑप्शन आता है, तो जब आप रिफ्यूलिंग करें देन उसको आप सेट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी गाड़ी की एवरेज वगैरह निकालना चाहें कि क्या माइलेज दे रही है, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। या फिर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं और आपको सेट करना है अपना स्पीडोमीटर, अपनी ट्रिप सेट करनी है, तो वो ऑप्शन आपको देते हैं, मतलब मिलता है इस बाइक पे। और अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये आई बटन है, तो अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज होती रहती है। अगर आप देख पा रहे हैं मेरे GoPro से तो ये देखिए वॉच भी है इसमें, टाइम अभी 5:31 हो रहा है। तो ये काफ़ी डिटेल सब स्पीडोमीटर में अवेलेबल है। रॉयल एनफील्ड की जो न्यू बाइक्स आ रही हैं, जो मेरे पास है क्लासिक 350 रीबॉर्न, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन अब स्पीडोमीटर पे भी आ गई है, ठीक है। अगर आप ये देख पा रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे क्या जो चीज़ है, तो मेरी जो बाइक है इस पर तो ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लिखा हुआ है और रॉयल एनफील्ड का लोगो लगा हुआ है। और इस पे जो है रॉयल एनफील्ड जो मतलब चीज़ प्रोवाइड करती है वो है कि इस पे GPS अवेलेबल है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, तो जो लगवाना चाहे वो लगवा सकता है। वो मीटियोर में ये अवेलेबल है और क्लासिक में भी अब आ रहा है ये, तो उसी के लिए ये स्पेस यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। तो GPS आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन लगवा सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लगवाना चाहें तो। मुझे खैर ये चीज़ मतलब नहीं चाहिए थी, और मेरे ख्याल से जब मैंने ली थी शायद तब ये क्लासिक में अवेलेबल भी नहीं थी, तब मीटियोर पे ही वो अवेलेबल थी। खैर मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं। आज तो आप तो खैर मोबाइल पे ही आप डायरेक्शन वगैरह देख सकते हैं। बाइक की राइड बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता चुका हूँ। वाइब्रेशन वगैरह का तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, चाहे राइडर की हो चाहे पिलियन की हो, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप
मतलब सीट अनकम्फर्टेबल है या उसमें आप कह सकते हैं कि कुशनिंग कम है, कुशनिंग भी अच्छी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। एक रेड लाइट है दोस्तों, तो रेड लाइट पार करके फिर गपशप जारी रखते हैं। जी दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कि बाइक की सीट्स कैसी हैं। तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। और मैंने तो सीट कवर लगवा रखा अपनी बाइक पे। यार वो थोड़ा गली में कुत्ते उत्ते रहते ना, तो वो चढ़ के फाड़ देते सीट वीट, तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने तो सीट कवर लगवा रखा है। ये फटे तो कवर फटे, जो बाइक की ओरिजिनल सीट है जो कंपनी फिटेड आती है उस पर कोई डैमेज ना हो। क्योंकि मेरी स्कूटी पे और एक बाइक पहले थी, उस पर भी जो है कुत्ते अपनी कलाकारी दिखा चुके हैं गली के। तो वही चीज़, सीट्स बहुत अच्छी हैं, राइड बहुत अच्छी है बाइक की। मतलब मैं आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है। हम एक कॉमन इंसान है जो इस बाइक को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ, अगर आपके पास आपका बजट मतलब है 2.5 लाख के आसपास का और आप बाइक देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट और रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रीबॉन्ड के साथ आप जा सकते हैं। आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं, कलर अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का। मार्केट में और भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपको इसी सेम इंजन पे जो है रॉयल एनफील्ड की 2 बाइक्स और अवेलेबल है, मीटियोर और हंटर। हंटर आजकल काफ़ी चल रही है, बट मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि क्लासिक के मुकाबले मुझे थोड़ा फीकी लगी वो बाइक। और ऑब्वियसली वो है भी थोड़ा, इससे सस्ती भी है, उसमें प्लास्टिक का यूज़ भी ज़्यादा है। अपने लिए क्लासिक पूरा लोहा है, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक अभी एग्जांपल दूंगा कि कितनी सॉलिड ये बाइक है, ठीक है। अभी एक ये रेड लाइट है, ये रेड लाइट पार करते हैं, देन मैं आपको एक किस्सा बताऊँगा। आप अगर ये देख पा रहे हैं ना, ये तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। जो लोग मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को शायद ध्यान होगा, यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल होल्डर लगा हुआ था। मैं यहाँ पे मोबाइल लगाता था, जीपीएस वगैरह ऑन करता था, वो टूट गया। और स्टील का वो था, लोहे का ये होल्डर था। और मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक की मजबूती, मैंने बाइक कहीं पार्क करी हुई थी, और जो मेरा आइडिया है, जो मुझे अनुमान है, जो मतलब देख के सिचुएशन लग रहा है, वो ये है कि कोई चीज़ जो है ऊपर से गिरी है इस स्टैंड पे। मोबाइल जो स्टैंड था, मोबाइल होल्डर, ये टूटा है, वहाँ से वो चीज़ लग के इधर आई है मेरे फ्यूल के टैंक में। मेरे फ्यूल के टैंक में यहाँ पे डैमेज आ रखा है, डेंट आ रखा है, बट सिर्फ हल्का सा वो डेंट है, थोड़ा पिचका हुआ ही है, अगर आपको दिख पा रहा है यहाँ पे। तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, आप वो देख सकते हैं। मैं जो है पिन कर दूंगा उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में, तो आप उस शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। बस हल्का सा डेंट आया है मेरे टैंक में। तो आप सोचिए, मतलब कोई हैवी चीज़ गिरी है ऊपर से, जिसने उस मोबाइल के होल्डर को तोड़ दिया, जो लोहे का था, स्टील का वो होल्डर था। अगर आप चाहें, मतलब आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैंने मोबाइल लगा हुआ या विदाउट मोबाइल जो है आपको होल्डर दिख जाएगा। वो टूट गया, बट बाइक में सिर्फ हल्का सा डेंट आया इसके टैंक पे, ठीक है। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ देयर इज़ अ साइंस कि वो चीज़ जो गिरी होगी वो इस पे गिरने के बाद उसकी स्पीड कम हुई होगी, ठीक है, तो इस वजह से डैमेज कम हुआ है। बट स्टिल जो मुझे लगता है कि कोई और बाइक होती अगर शायद, तो हो सकता है कि उसका जो है वो टैंक फूट जाता। बट ये सिर्फ हल्का सा पिचका है, जो कि मैं रिपेयर करवाऊँगा। मेरी रॉयल एनफील्ड में बात हुई है, तो उन्होंने कहा था कि आपको बाइक यहाँ पे जो है देनी पड़ेगी, और उस पर टाइम लगेगा, कम से कम 4-5 दिन या हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि ठंड का टाइम है। अगर पेंट वेंट सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अपनी बाइक को ये रिपेयर करवाऊँगा। टैंक को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी डेंट, ठीक है। मतलब जिस दिन से लगा उस दिन से तो मुझे काफ़ी बुरा फील हो ही रहा है। अरे ट्रैफिक हल्का सा, इतना ही तो चलता है। तो ये मैं चेंज कराऊंगा। तो बाइक की मजबूती मतलब सॉलिड है यार बाइक अपनी। मतलब रॉयल एनफील्ड मतलब जिस चीज़ के लिए जानी जाती है ना, मतलब
उस चीज़ में तो दिल जीत ही रखा है। काफ़ी हैवी है बाइक, ऑब्वियसली 350 सीसी की है, तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि हल्की सी बाइक होगी, स्कूटी या 100-150 सीसी बाइक जैसी। बाइक हैवी है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गर्मियों में इंजन गर्म होता है भाई साहब रॉयल इनफील्ड का, उस चीज़ में तो शायद इनको थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 350 सीसी बाइक है, वही बात 350 सीसी की बाइक है तो ऑब्वियसली इंजन तो हीट होगा, बट आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें। मैं रॉयल इनफील्ड से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें कि ये इंजन हीटिंग का जो प्रॉब्लम है इस पर थोड़ा और काम किया जाए, और इस पर थोड़ा जो है इस इशू को और कम किया जाए। मैं जानता हूँ 100% तो खैर ऐसा नहीं हो सकता कि इंजन हीट ही ना हो, ठीक है, बट थोड़ा कम वो इशू हो, और क्योंकि काफ़ी हीट हो जाता है कुछ देर राइड करने पर ही, ठीक है, तो वो एक चीज़ है। कुछ ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉबैक मेरे साथ मतलब जो मुझे ये लगता है, मैं आप लोगों को टिप दूंगा। ऑब्वियसली मेरी स्पोक व्हील बाइक है, तो जो इसका रियर टायर है 2 बार पंचर हो चुका है, और ऑब्वियसली उसमें तो खैर बाइक का कोई कसूर नहीं है, स्पोक व्हील है, टायर है, पंचर कभी भी हो सकता है। बट पंचर ऑब्वियसली आप किसी नियरेस्ट जो भी आपके मैकेनिक होगा, पंचर लगाने वाला होगा, आप उसी के पास जाएंगे बाइक को खींच के या चला के जैसे भी पहुंचेंगे, ठीक है। पंचर लगवाने के बाद, क्योंकि ये ड्यूल चैनल ABS है बाइक में, डिस्क है, ठीक है, तो इतना इजी नहीं होता है इसके पंचर के बाद, मतलब पंचर लगाने के बाद इस बाइक के टायर को फिक्स करना दोबारा, ठीक है। तो मैंने 2 बार जब ये लगवाया, दोनों बार ही जो उन मैकेनिक्स की हालत ख़राब हो गई थी, मतलब इसका रियर टायर दोबारा फिक्स करने में पंचर लगाने के बाद, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली वो पैसा तो ज़्यादा लेता ही है मैकेनिक, क्योंकि वो पहले ही बोल देता है भैया कि इस पर तो पैसा ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल बाइक होती तो ये मतलब डिस्कवर वगैरह, स्प्लेंडर वगैरह तो 40-50 रुपये लगते हैं पंचर के, इसके लिए तो वो ज़्यादा ही ले लेता है। तो उसके मतलब दोनों बार मेरे साथ ये इशू आया कि जब पंचर लगाने के बाद उन्होंने बाइक फिक्स करी, टायर फिक्स करा, तो मैंने चलाई तो पीछे वाला ना ब्रेक ही अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं बिल्कुल तुरंत रॉयल इनफील्ड सर्विस स्टेशन, क्योंकि दोनों बार पंचर मेरे घर के पास ही हुआ था, ठीक है। एक बार तो रात को हुआ था तो मैं अगले दिन, और एक बार दोपहर में हुआ था, मैं उसी दिन जो है रॉयल इनफील्ड सर्विस स्टेशन दावड़ी आया, मैंने दिखाया कि भाई ब्रेक अप्लाई नहीं हो रही है, एक बार आप चेक कर लो। ऐसे ऐसे हुआ था, पंचर हुई थी बाइक, मैकेनिक ने खोला था, पंचर लगाया, देन उसके बाद उसको टायर फिक्स करने में इशू आया, काफ़ी टाइम लगा। दूसरी बार जहाँ मतलब मेरे घर के पास ही पंचर हुआ था, और मेरे घर के पास ही वो मतलब मैकेनिक की शॉप थी, और स्पेशलाइज इन रॉयल इनफील्ड उन्होंने लिखा हुआ था, बट उस बंदे की हालत ख़राब हो गई यार टायर फिक्स करते करते। आप मानोगे नहीं, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा लग गया उस बंदे को, और जैसा तैसे उसने लगाया, बट उसके बाद जो है रियर ब्रेक ही अप्लाई नहीं हो रही। मैं भाई रॉयल इनफील्ड आया, देन उन्होंने देखा वेखा, फिर उन्होंने कहा कुछ इशू है, उन्होंने वो ठीक किया। तो ये ज़रूर मैं आप लोगों को ये टिप देना चाहूँगा, ये मेरा सजेशन है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर टायर पंचर हो, पंचर आप लगवाइए, उसके बाद रॉयल इनफील्ड के सर्विस स्टेशन में जाके लिखवाइए ज़रूर कि जो टायर फिक्स करा है मैकेनिक ने वो सही फिक्स हुआ है, ABS वगैरह अप्लाई हो रहा है, ब्रेक वगैरह अप्लाई हो रही है। वो एक मैं ज़रूर आप लोगों को टिप देना चाहूँगा। इसके अलावा माइलेज की अगर बात करें तो मेरे को जो माइलेज मिलती है 27 to 29-30 जो है किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। मैं खैर इस चीज़ पे कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरी बाइक चलती है वो अधिकतर मतलब मुझे ऑफिस में अप डाउन होता है, तो वो उस टाइम पे पी कार रहता है, ट्रैफिक काफ़ी रहता है, तो क्लच ब्रेक मतलब क्लच और ब्रेक काफ़ी इस्तेमाल होता है, बाइक जो है रुकती है, तो उस वजह से माइलेज पे असर पड़ता है, नो डाउट। तो इसलिए 27 से 30
की एवरेज मुझे मिलती है, और जहाँ रोड खाली मिलती है तो वहाँ बाइक भगाते भी हैं, तो वहाँ पे मतलब 70-80 आराम से। वाइब्रेशन मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को, वाइब्रेशन का इशू नहीं है अनटिल आप 80-85 तक चला रहे हैं। उससे ऊपर चलाएंगे तो मैं 1-2 बार मैंने चलाई है, मुझे इशू फील हुआ है। बाकी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे तो लोगों ने कहा कि 110 तक भी यार इजीली पहुंच जाती है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो जिन लोगों का मतलब जिन लोगों की पहुंच जाती है उन लोगों के लिए तो बढ़िया यार। मैं 1-2 बार ही मैंने मतलब मैं उस स्पीड तक पहुंचा हूँ, मुझे इशू आया था। बाकी हाँ, क्लच ज़रूर इसका हैवी हो गया था, मतलब टाइट हो गया था, तो वो जब मैंने सर्विस कराई तो क्लच अब एकदम ज़बरदस्त है अपने क्लासिक का। और ओवरऑल मेरा यही एक रिव्यू था एज अ ओनर। मैंने क्लासिक 350 रीबॉर्न के अपने 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर पूरे करे हैं, तो मेरा सुखद अनुभव रहा है रॉयल एनफील्ड के साथ अभी तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अनुभव ऐसे सुखद ही रहे भविष्य में भी, क्योंकि मुझे रॉयल एनफील्ड से काफ़ी उम्मीद है कि लंबे टाइम तक ये सर्व करेगी बाइक मुझे अच्छे से। ठीक है, मतलब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 10-12 साल तो आराम से मतलब कहीं नहीं गए इस बाइक के साथ। ठीक है, और अभी तो खैर 8 महीने ही पूरे हुए हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तो ये मेरा रिव्यू था और ये मोटो व्लॉग था। गपशप भी हो गई, मोटो व्लॉग भी बन गया। मैंने अपने आसपास के एरिया में बाइक आज घुमाई दौड़ाई। तो होप आपको ये मोटो व्लॉग के साथ ये मेरा रिव्यू, ओनर रिव्यू पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले मोटो व्लॉग में, अगली वीडियो पे, अगले सफ़रनामे में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।